5 में जो 2008 में अमेंडमेंट ऐड हुआ था और में भी इफ़ेक्टिव हुआ था ये 1 नवंबर 2010 को। उसमें 41A, 41B, 41C, 41D है। 41A अभी की CRPC की धारा 35 के सब क्लॉज 3 में है। जो 41B है वो अभी BNSS में, सॉरी BNSS में है ये, ठीक है, BNSS में है। और ये जो था 36 हो गया, 41C 37 हो गया और ये आपका 38 हो गया। तो ये 4 सेक्शन को मैं 1 बाय 1 देखूंगा, ठीक है। तो अभी 41A मतलब और 35 सब क्लॉज 3 मतलब पुलिस वाले कब कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो BNSS 35(3) और 41A ऑफ CRPC की कब जो है, आप देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही तो वो जो है सेटिस्फैक्शन पे और क्रेडिबल और इंफॉर्मेशन पे आपको अरेस्ट कर रहे थे। बट इसमें क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आपको, ठीक है, पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर सकते हैं। कब कब नहीं सॉरी, ये सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये आपका जो है नोटिस टू अपीयर है। सॉरी ये नोटिस टू अपीयर है कि मतलब मान लीजिए आपने अपराध किया तो आपको अब बुलाएंगे थाने, ठीक है। नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस ऑफिसर, मतलब आज के जाने में थाना, ठीक है। मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने NCR दाखिल कर दिया, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो गई, ठीक है, तो आपको थाने बुलाएंगे। तो आपको कब वो अरेस्ट, अच्छा नोटिस भेजेंगे, अगर आप उसका कंप्लाइंग करेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली किसी मारपीट के बारे में या कुछ भी के बारे में, तो वो एक NCR दाखिल कर लेते हैं और फिर आपको बुला के एक प्री इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन नोटिस फॉर अपीयरेंस, तो अगर नोटिस भेजिए वो आपको, ठीक है, नोटिस टू अपीयर, ये मे बी मेरे हिसाब से कोई स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। अभी मैं उसको अभी स्टडी कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ हरियाणा का 2025 का केस है। इसमें क्या है कि नोटिस टू अपीयर इन्होंने व्हाट्सअप के जरिए किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जरिया नहीं है, व्हाट्सअप से भी आप नोटिस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमेशा नोटिस का जो एक वो रहता है उसमें आप बुलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि इस नोटिस का जो है आपको कॉम्प्लाई करना ज़रूरी है। कॉम्प्लाई जो है आप इसका कॉम्प्लाई ड्यूटी है आपकी, ये ड्यूटी ऑफ पर्सन कि आप इस नोटिस का कॉम्प्लाई करेंगे और नहीं करेंगे, मतलब सैल लिखा है, सैल आपको करना ही करना है, ठीक है। सैल लिखा है कि आपको जो है इस नोटिस का कॉम्प्लाई करना ही है, ये आप पे ऑब्लिगेशन है। इफ़ पर्सन कंप्लाई विथ नोटिस, अगर वो नोटिस कंप्लाई कर रहा है तो फिर पुलिस वाले पे भी ऑब्लिगेशन है कि सेल नॉट अरेस्टेड, लेकिन तब भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेल बी नॉट अरेस्टेड अनलेस रीजन टू बी, और अगर अरेस्ट कर लिए तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रीजन टू बी, ठीक है। एक पर्सन नॉट अपीयर, अच्छा कंप्लाई किया तो नहीं अरेस्ट करेंगे, और यदि पुलिस वाला अगर कंप्लाई कर रहे हैं तो पुलिस वाला भी अरेस्ट नहीं करेगा, और अरेस्ट करेगा तो रीजन अरेस्ट करेगा। यदि आप नॉट कंप्लाई करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेगा वो, ठीक है। और अरेस्ट और मे बी पास, मतलब अरेस्ट कर लेगा और मे बी पास लिखा हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मे बी पास बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब उसको सैल का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे यही समझ नहीं आता है कि, ठीक है, मे बी पास लिखा है मतलब वो थाने में रख के कूटेगा आपको, ठीक है। लिखा है ना, इफ पर्सन नॉट अपीयर देन अरेस्टेड मे बी पास बाय द मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है। सॉरी मतलब कि यदि वो आप कंप्लाई नहीं करोगे, अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको अरेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से भी और अपने विवेक से भी, ठीक है, अपने विवेक से भी। इसलिए मे बी का इस्तेमाल किया है कि आप चाहो तो नहीं ले पा रहे तो भी आप अरेस्ट कर सकते हो। और इस पर कुछ ऑब्लिगेशन है कि यदि मान लीजिए 3 साल से कम की सज़ा है
और या जो है इन्फर्न आदमी हो या 16 साल का नीचे का बच्चा हो, तो आप जो है मान लीजिए कोई छोटा बच्चे ने अपराध किया तो आप बिना डीएसपी के अप्रूवल के आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये है हमारी बीएनएस की धारा 35(3) सब क्लॉज 3 या 41A। ठीक है, तो अब देखेंगे 41, आप ये देखेंगे 41B, हम देखेंगे 41B। 41B क्या कहता है कि इसमें लिखा है कि प्रोसीजर, जब आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रखेंगे। 41B या सेक्शन 36 ऑफ BNSS, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ, मतलब क्या प्रोसीजर होगा प्लस क्या ड्यूटी होगी, मैं वो आपको बता देता हूँ, अलग अलग बता देता हूँ। ड्यूटी में पहले देख लीजिए, मैं यहीं कॉलम खींच के बता देता हूँ कि ड्यूटी में क्या होगा कि पुलिस वाला एक्यूरेट नेम प्लेट ये सब लगाएगा जिससे वो पढ़ना आसान हो। मेकिंग अरेस्ट बियर एक्यूरेट नेम प्लेट, ठीक है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर ये। और इस सैल का प्रोविजन लिखा है, ऐसा नहीं कि आप अरेस्ट करने गए सादे वर्दी में चले गए और समथिंग नेम प्लेट ही नहीं लगाए हो, ठीक है ना। और प्रोसीजर क्या होगा, थोड़ा प्रोसीजर के बारे में देख लीजिए। एक अगर आपको अरेस्ट करने जाएगा तो मेमोरेंडम पे आप मेमोरेंडम एक बनाएगा, एक सूची बनाएगा, प्रोसीजर बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा। आपको नहीं पता कि अगर ये सब जो प्रोविज़न दिया है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में, इसका अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो कभी कभी लोगों को बेल भी मिल जाती है, कभी कभी केस भी वीक हो जाता है। तो ये मतलब पुलिस वाले क्या करते हैं कि अपोजिट पार्टी से कुछ लेके केस को कमज़ोर करना होगा तो ये सब प्रोविज़न को ही फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ये समस्या है कि हमारे कानून में इनको पनिशमेंट नहीं दी जाती कि अगर आप कानून का प्रोसीजर का फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ प्रोविज़न बना ही नहीं है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में ये होगा। अब इस मेमोरेंडम पे क्या होगा कि उसके एटलीस्ट एक विटनेस की साइन होगी। ये विटनेस कौन हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। अगर वो इनकार कर देता है तो रेस्पेक्टेड लोकल वाला होगा, ठीक है। दूसरा, इस मेमोरेंडम पे काउंटर साइन होगा उसका, किसका, अरेस्टी का। और मैं आपको 3 ऐसे केस लॉ बताऊंगा, मैं नोट करके रखा हूँ ऑलरेडी। एक्चुअली क्या है कि वो पेड कोर्स है मेरा, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा बताना ठीक नहीं होगा। अरेस्टी जो काउंटर साइन होता है, अगर इस पे अरेस्टी साइन नहीं करता है तो भी कभी कभी बेल मिल जाती है लोगों को, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन है। एंड इसके बाद इसका सब क्लॉज 3 क्या कहता है, ये देखिए सब क्लॉज ए है, ये सब क्लॉज आपका मेमोरेंडम जो बनाएगा बी है, और सब क्लॉज सी क्या है, यदि अरेस्ट करके ले जाएगा तो वो अब उसके फ्रेंड को और उसके फैमिली मेंबर को और वो जिसको भी बोलेगा, एनी पर्सन नेम्ड बाय हिम, एनी पर्सन नेम बाय हिम, वो जिसका भी नाम बताएगा उसको जो है आपको बताना है, उसको बताना है कि हम इसको अरेस्ट करके ले आए हैं, ठीक है। ये हो गया 41B। 41C हम देखेंगे जो सेक्शन 37 है, ठीक है, सेक्शन 37 BNSS और 41C ऑफ CRPC। ये क्या लिख कहता है, कंट्रोल रूम बनाओगे, कंट्रोल रूम बनाओ भैया हर जिले में, और डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर रखो, इस एक हर थाने में एक डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर रखो, पुलिस ऑफिसर जो ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नीचे नहीं होना चाहिए। और या आप देखेंगे यूपी, ये दिल्ली में, आप दिल्ली पुलिस में इसको देखेंगे, यूपी में और बिहार में आप इस पोस्ट को दीवान देखेंगे। ये डिजिग्नेटेड ऑफिसर इसके नीचे नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा कि ये हर स्टेशन पुलिस ऑफिसर स्टेशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन, क्या करेगा ये कि हर इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। किस इंफॉर्मेशन को, जिसको अरेस्ट करके ले आए हो उसकी वो सूची डिस्प्ले करेगा। वो सब जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब उस चीज़ को, और उसका एड्रेस लिखेगा, नेम एड्रेस लिखेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। और इस्टेब्लिश शैल बाय द गवर्नमेंट, ये ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का
कि आपको ये जो है एक कंट्रोल रूम बनाना होगा जहाँ पे आपको ये सब मेंटेन करना होगा, और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा वो एएसआई होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं एएसआई दिल्ली पुलिस में या यूपी में और बिहार में इसको दीवान बोलते हैं। ये डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, इससे या इसके ऊपर हो सकता है, जो ये सब जो है अरेस्ट का नाम, एड्रेस, ये सब जो अरेस्ट वो करेगा, मेंटेन करेगा वो, और उसको जो है डिस्प्ले करेगा, इंक्लूडिंग नोटिस बोर्ड। इसलिए आप देखेंगे कि हर पुलिस लाइन में एक नोटिस बोर्ड लगी होती है, किसको किसको अरेस्ट किए हो, या ये नोटिस बोर्ड डिजिटल बोर्ड भी हो सकता है, डिजिटल मोड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका 41C या 37। ठीक, अब हम देखेंगे 41D। जब अरेस्ट करके ले आए हो तो उसको अपने वकील से मिलने दो। ठीक है, 41D और 38 ऑफ BNSS। ठीक है, राइट टू मीट एडवोकेट, मतलब अगर पुलिस वाले पकड़ के ले आए तो आप चुप रह सकते हैं, क्योंकि आपको राइट टू साइलेंस का अधिकार है, राइट टू साइलेंस। इसीलिए तो कूटते हैं आपको, इसलिए मारपीट करते हैं कि ताकि तो साइलेंस है तुम्हारा खुल जाए, और क्योंकि वो जो ही आप कुछ बोलेंगे तो वो कह देंगे कि देखिए जो आप बोल रहे हो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए वो सोचते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में जब तक हम पेश करते हैं, तब तक इनको कूट काट के जो है कुछ कबुलवा लेते हैं। ठीक है, और राइट टू साइलेंस रहेगा। आपको राइट होगा टू मीट हर और हिज चॉइस एडवोकेट। आप जिसका नाम बताओगे वो उसको बुलाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि व्हेन अरेस्टेड इंट्रोगेटेड बाय पुलिस, जब इंट्रोगेट किया जाएगा पुलिस के द्वारा तो आपका एडवोकेट वहाँ रहेगा, बट नॉट एंटायर, नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। आपके एडवोकेट को बुलाया जाएगा, इंट्रोगेशन होगा तो एडवोकेट आपका वहाँ रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 दिन तक वो हो ही रहा है आपका। अगर 24 घंटे मजिस्ट्रेट सामने लेके गए और मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि ठीक है ले जाओ 1-2 दिन के लिए, पुलिस वारंट दे दिया, तो आपका वकील हर समय बैठा रहेगा वहीं पे, और जब तक आपसे पूछा ही होगा। एंटायर थ्रू आउट द एंटायर इंट्रोगेशन नहीं, बट जब व्हेन अरेस्ट होगा और इंट्रोगेट किया जाएगा तो आपका एडवोकेट होगा, और आपके चॉइस के हिसाब से ही उसको बुलाया जाएगा। तो ये है आपकी 4 धाराएं, 36, 37, 38 और 35(3). आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा मुझे, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।